channel Studyship with Prati 2, and in today's video we are going to do last part 3 for our chapter 1 CCPA semester 4B honors political science socio-economic structure। and आज हम बात करने वाले हैं colonization and decolonization के बारे में। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, वैसे तो बहुत सारा डिस्कस करने को है, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे कीनीशियन इकोनॉमिक्स है, ये एक बड़ा टॉपिक है। तो आई एम प्लानिंग आफ्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर में एक सेपरेट टॉपिक डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उसको रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बिफोर इनिशिएटिंग आवर चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, इसके नोट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिए गए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि स्टूडेंट्स, I do provide crash course for all the semester students, BA honors, in fact for MA as well. So in case you want to join my classes, you can contact me onto the given number here, which is 6390665726. Please don't call directly. I would highly request you all, पहले WhatsApp text आप drop किया करो, then only we can have a call regarding it. And yes, let's get started. कॉलोनाइजेशन डीकॉलोनाइजेशन वैसे तो हमने बहुत पढ़ा है, बट मेनली इस चैप्टर में जो मैंने देखा है वो है कि टाइप्स, अप्रोचेस, सिग्निफिकेंस और उसकी लेगेसी क्या रही है वो। तो कॉलोनाइजेशन से हम सभी काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं, बट फिर भी समझते हैं कॉलोनाइजेशन, न्यू लिबरलिज्म, एम्पेरियलिज्म इज एक्चुअली इन इटसेल्फ इसी के फॉर्म हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स देखते हैं। तो इम्पेरियलिज्म इज कंसिडर्ड इज द मतलब हाईएस्ट स्टेज है ये कॉलोनियलिज्म का, अब इसके बाद और कुछ हो नहीं सकता है। इम्पेरियलिज्म से हमारा मतलब है कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट सोसाइटीज पे जब हो जाता है। कॉलोनाइजेशन बेसिकली शुरुआत हुआ था विद द इंटेंशन की फ्री ट्रेड करेंगे, और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेटर ऑन फिर ये मोनोपोली में कन्वर्ट हुआ, मोनोपोली से जो है वो प्रॉपर कॉलोनाइजेशन हुआ, कॉलोनाइजेशन से इम्पेरियलिज्म हुआ, फिर न्यू लिबरलिज्म और न्यू इम्पेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो न्यू लिबरलिज्म या फिर कॉलोनाइजेशन में आप बोल सकते हो, आई थिंक न्यू कॉलोनाइजेशन वुड बी बेटर टर्म। इसमें किसी कंट्री को टेक ओवर नहीं करते, वहाँ पे प्रॉपर सेटल्ड नहीं होते हैं, बट अपनी कंट्री में बैठ के ही वहाँ के सारे सिस्टम को मैनिपुलेट करना जो है वो न्यू कॉलोनाइजेशन में है, जो आज के टाइम पे जनरली एमएनसीज कर रही हैं, बिकॉज वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी इम्पैक्ट करती हैं, सोशल भी करती हैं, कल्चरल भी करती हैं, बट दे डू नॉट गेट सेटल्ड लाइक द वे जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था। Now there are some of the types of the colonization that we need to here do. One is going to be the exploitative one. Exploitative जो हमारा colonization है, that is pretty simple कि आप जाएंगे उस कंट्री में और वहाँ की जनता को और लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, मे बी फॉर द रिसोर्सेज, मे बी फॉर द फ्री ट्रेड और मेनी अदर एस्पेक्ट्स। सेटलर जो हमारा कॉलोनाइजेशन है उसमें क्या होता है, लार्ज स्केल में मूव ऑन करते हैं लोग। लार्ज स्केल में मूव ऑन से मतलब है कि प्रॉपर इमिग्रेशन किया जाता है, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास कनाडा एंड न्यूजीलैंड है, ठीक है। फिर आता है हमारा सैरोगेट वन। अब सैरोगेट में क्या होता है कि दे डू नॉट बेसिकली मूव देयर, जस्ट लाइक एक्सप्लॉइटेटिव में किया करते थे और सेटलर में किया करते थे, बट दे डू हैव पॉलिटिकल एंड सोशल पावर्स अंडर देम एंड जिसको वो मैनिपुलेट करते हैं। फिर आता है हमारा इंटरनल एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म जैसे मैंने बताया, दे डोंट नीड टू मूव आउट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट स्टिल दे कैन रेगुलेट द थिंग्स। Now there are many features of this colonization. Basically unequal economic relations हो जाते हैं, because obviously they are coming exploiting your place. दूसरा political domination हो जाता है, we have faced one of them in India. एंड वेल्थ ड्रेन तो होता ही होता है, बिकॉज ये सारी जो भी इनकी कॉलोनीज बढ़ती है और जहाँ पे भी ये कॉलोनाइज करते हैं उनको इम्पॉवरिश छोड़ देते हैं, अंडर डेवलप छोड़ देते हैं और वेल्थ ड्रेनेज काफ़ी कर लेते हैं, देन लीव देम उनकी कंडीशन पे। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, विच इज़ गोइंग टू बी डीकॉलोनाइजेशन। देखो डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबी रही है। बेसिकली जो डीकॉलोनाइजेशन वर्ड है, दिस गॉट इंट्रोड्यूस्ड अराउंड इन 1930 वी कैन जस्ट से,
एंड जूलियस बर्नार्ड थे, जर्मन स्कॉलर थे, और इन्होंने ये जर्मन स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कीवर्ड दिया था डीकोलोनाइजेशन. नाउ इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज पीपल वर रिकॉग्नाइजिंग दैट दे वांटेड टू गेट द इंडिपेंडेंस, मे बी थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल, मे बी उनको नेशनलिज्म जो फीलिंग्स है वो इमर्ज हो रही थी. तो जो डीकोलोनाइजेशन हुआ बहुत ही डिफरेंट स्टेजेस पे हुआ. आई एक्चुअली प्रोवाइडेड द टाइमलाइन फॉर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ डीकोलोनाइजेशन टू माय नोट्स. यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर. सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी की. इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन. ठीक है, 1775 से 1782 तक चलता है और अराउंड 4 तक चलता है. अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर लैटिन अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ जो कि हमारा 1808 से 1826 तक चला. फिर आता है हमारा इसके बाद दैट वाज अराउंड द पीरियड 1840s टू 1930s. इस पीरियड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज वर क्वेश्चनिंग देयर एग्जिस्टेंस एंड दे वर लुकिंग आउट फॉर द पॉलिटिकल इकोनॉमी. तो जिसमें इंडिया भी आ जाता है शामिल. दे वर रिकॉग्नाइजिंग, और इन सारी कंट्रीज में इनफैक्ट ज़्यादातर नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे. हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, और साथ साथ अफ्रीका में चल रहा था अफ्रीकन नेशनल, साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस. ठीक है, फिर इसके बाद आया हमारा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच का पीरियड आप बोल लीजिए 1919 टू 1935 ऑलमोस्ट. इस पीरियड के टाइम पे बाकी कंट्रीज इमर्ज हुई. दे वर आस्किंग फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए स्ट्रगल चल रहा था. और इनफैक्ट इस पीरियड के टाइम पे चूंकि जो लीग ऑफ नेशन था, अभी यूनाइटेड नेशन नहीं आया था, 1919 में आया था ना हमारा लीग ऑफ नेशन, तो उसने भी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भैया तुम कॉलोनीज, यूरोपियन कॉलोनीज जो एक्सपेंड कर रही हैं अपने आप को, व्हाट यू आर डूइंग इट. सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इनटू दिस पीरियड. फिर आता है हमारा इंटर वॉर पीरियड आ जाता है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले का था. फिर आता है हमारा आफ्टर मैथ ऑफ आर वर्ल्ड वॉर सेकेंड. सो मोस्ट ऑफ द कॉलोनीज, अब यूरोपियन पावर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी एंड दे वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, एंड बस कुछ ही बची थी क्योंकि अब ड्रेनेज भी इकोनॉमिक पावर का काफ़ी ज़्यादा हो चुका था कॉलोनीज का. एंड जो सुपर पावर्स थी और मेनली यूरोपियन कॉलोनीज जो बना के रखी थी दूसरे नेशंस में, उन्होंने वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था. तो अब इनकी भी मेंटेनेंस वाली हालत नहीं बची थी. एंड लास्ट हम बोल लेते हैं 1940s के टाइम पे जो आता है, तो ज़्यादातर कॉलोनीज उस वक्त पे आज़ाद हो चुकी थी. सो दिस वाज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन. माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट मैंने बहुत ही कम आपको एक्सप्लेन किया है एंड आई नो दिस वन, तो एक बार नोट से गो थ्रू कर लेना. हमारे पास एक्चुअली टाइम नहीं है एंड आई हैव टू पुट ऑन द लेक्चर, अदरवाइज आई माइट हैव क्रिएटेड ऑलमोस्ट, मुझे तो लग रहा था इसके 6 से 7 लेक्चर्स हो जाएंगे. अब देखते हैं टाइप्स. तो डीकोलोनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं. वन ऑफ दम इज दैट पीसफुल नेगोशिएशन. पीसफुल नेगोशिएशन में हम इंडिया को काउंट करते हैं. वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट चले थे, बट एटलीस्ट इतना वायलेंट नहीं था जितना आप बाकी कंट्रीज का देखोगे. तो इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इंडिया में आसानी से आज़ादी मिल गई. फिर आता है हमारा आर्म स्ट्रगल्स, लाइक पीसफुल हो गया. वायलेंट नेगोशिएशन, वायलेंट नेगोशिएशन में हम अल्जीरिया को यहाँ पे शामिल कर सकते हैं. अल्जीरिया में भयंकर ऑलमोस्ट 8 साल तक जो है वो वॉर चला इन ऑर्डर टू गेट द इंडिपेंडेंस. हालांकि लास्ट में अल्जीरिया जीत जाती है. फिर एक हाइब्रिड अप्रोच भी है जहाँ पे वायलेंट भी हुआ और फिर नेगोशिएशन भी हुआ. तो इसमें भी हमारे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि हाइब्रिड में आई थिंक हम केन्या को कंसिडर करते हैं हाइब्रिड अप्रोच और वन ऑफ द टाइप ऑफ द डीकोलोनाइजेशन जो हुआ. फिर बाकी एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जब तक दूसरे कंट्रीज ने और यूएन वगैरह ने इंटरप्ट नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं चला. इसका एक एग्जांपल है ईस्ट तिमोर. ठीक है, तो ईस्ट तिमोर वाज अंडर द रूल ऑफ अ इंडोनेशियन रूल, और इनफैक्ट इसको तो बहुत रिसेंट टाइम पे आज़ादी मिली 2002 में. तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटर्नल डीकोलोनाइजेशन जो हुआ था जब यूएन ने इंटरवेन किया था, तब जाकर के आज़ादी मिली. एंड देयर आर मेनी ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन. वी कैन से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो कॉलोनियल पावर्स ने किया था. बिसाइड दिस पॉलिटिकल स्टेट बिल्डिंग चैलेंजेस जो इन न्यू कॉलोनीज के ऊपर ये छोड़ के गए थे. बिकॉज एक टर्म हमने यूज किया था, अगर आपको याद हो, न्यू कॉलोनियलिज्म. इसमें क्या है, जैसे कि कॉलोनियल पावर्स तो चली गई कंट्रीज से,
इंडिया से भी चली गई, इंडोनेशिया से भी चली गई और जहाँ जहाँ पे भी थी, ठीक है। बट व्हाट दे डिड इज दैट सर्टेन, क्योंकि इन्होंने ड्रेनेज इतना ज़्यादा किया था तो एक वॉइड छोड़ गई दैट स्टिल न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर क्वाइट डिपेंडेंट अपॉन ऑल दीज कॉलोनियल मास्टर्स फॉर द हेल्प। तो ये एक डिवाइड हुआ जिसको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब बात करते हैं कीनीशियन इकोनॉमिक्स की। तो कीनीशियन एक कॉन्सेप्ट है और जो जॉन मेनार्ड कीनीस थे, बहुत ही फेमस हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं। तो 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इन्होंने अपना ये थ्योरी दिया था जिसमें बोलते हैं कि इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड से मतलब है टोटल स्पेंडिंग इकोनॉमिक में कैसी हो रही है। तो इनका फंडा ये था, इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की और सरकार को ये फंडा बताया। इनफैक्ट उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे, रूजवेल्ट वगैरह, ये तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे इन्होंने मेनर्ड कीज के जो आइडियाज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट भी किए थे। लेटर ऑन ये और ज़्यादा फेमस हुआ आइडिया। तो इनका मानना ये था कि जब पता है कि इकोनॉमी में ठहराव आ चुका है, ठीक है, और ग्रेट डिप्रेशन जस्ट लाइक कि हर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि लेन देन उतना नहीं हो रहा है, उस वक्त सरकार को स्पेंडिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ सेविंग्स पे इन्होंने जोर दिया था सो दैट अचानक से एक फ्लो बनाया जा सके कैपिटल का, ताकि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट को ज़्यादा कैप्चर ना कर पाएँ और ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना कर पाएँ। तो ही बेसिकली एडवोकेटेड फॉर कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, स्पेशली रिसेशन के टाइम पे हेवीली इन्वेस्ट करो ताकि एम्प्लॉयमेंट को बचाया जा सके, लोगों की जो दैनिक जिंदगी है उसको सेव किया जा सके। मेनर्ड कीनीस का मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत लेंदी टॉपिक है एंड अगेन आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम स्किपिंग लॉट ऑफ टॉपिक्स स्पेशली इनटू दिस पार्ट, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट कीप चेकिंग दिस पर्टिकुलर चैनल बिकॉज होपफुली मुझे खुद गिल्टी फील हो रहा है कि इतना शॉर्ट किया हमने ये वाला चैप्टर। तो हो सकता है मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना दूँ, आई वोंट गो एज पर द चैप्टर। मैं सिर्फ मेनर्ड कीन्स का जो कॉन्सेप्ट है शायद उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, ऑल्सो डीकोलोनाइजेशन पे बना सकती हूँ। सो या यू कैन जस्ट चेक इट दैट वन। In case you want to join our crash course, you can contact me or with the given number. Many students complain that I promote a lot. Students, I just want to say one thing. I understand it's my channel and somewhere I got the liberty and I don't disturb you all with a kind of a promotion in between the lecture. So I think इसलिए मैं starting and end में promotion रखती हूँ. I think I can do it, right? So sometimes I start feeling guilty about it. I don't emphasize it जब कोई हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए लास्ट में और बाद में रखा है। तो जिसकी चॉइस होगी वो सुन सकता है, हालांकि मुझे बताना तो पड़ेगा कि दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव एंड आई सेल। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स और द ऑडियंस दे वांटेड टू हैव इट और नॉट। So hit the like button, share this video and subscribe to Study Shift with Krati 2 for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye for now.